ऐसे लोग, ऐसी कोई आप में से कोई भी बोल सकते हैं, हाथ उठा के बता सकते हैं। कभी तो सुना होगा आपने। मैं पूरा एपिसोड नहीं पूछने वाला, चिंता मत करिए, और ना कोई प्रश्न करूंगा। बस एक आपने प्रधानमंत्री की मन की बात का कुछ रेडियो पे, टेलीविजन पे कहीं ना कहीं इसके बारे में जिक्र तो सुना है ना? कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़े करिए। तो जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मन की बात के माध्यम से हमसे कनेक्ट होते हैं और विभिन्न विषयों पर, समसामयिक विषयों पर हमसे बात करते हैं। छोटी से छोटी, देखिए आप समझते हैं कि हमारा 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, राष्ट्र है हमारा, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। और सारे रक्षा चहुं ओर देखना, और पूरे देश अंतरराष्ट्रीय आप देखते रहते हैं, उनके दौरे होते रहते हैं। तो वो जो विदेश नीति सारी करते हुए भी उस लेवल पर आप भी अनुभव समझ सकते हैं कि उस लेवल पर जाने के बाद एक छोटी से छोटी बात को समझ पाना और समझा पाना, उसके बारे में चिंतन मनन कर पाना कि कितना कठिन कार्य होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ, हम छोटे होते हैं तो हमारे जो आजू बाजू में हम चिड़िया देखते हैं, आप लोगों ने देखा बचपन में, हम तितलियों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, कौन सा पेड़ है, पौधा है, तितली है। हम जब बड़े हो जाते हैं कॉलेज में या कॉलेज में आने के पूर्व 9th 10th 11th आपने सबने जेईई मेंस की तैयारी करी, एडवांस की तैयारी की हो, फिर आप देख पाते हैं क्या संभव हो पाता है? क्या नहीं संभव हो पाता। ऐसी जब आप कॉलेज में जाते हैं तो जो स्कूल में आपका जो नजरिया होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपने बहुत सारी चीजें सोची होती है कि मैं ऐसा करूंगा, समाज के लिए करूंगा, एक भाव आता है हमारा। लेकिन फिर हम लोग जिम्मेदारी का बोझ इतना हो जाता है कि हम उन छोटी बातों को, कहने के लिए वो छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बातें होती हैं, उस पर हम ध्यान कम दे पाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए इस सभागार में बैठ के इस संपूर्ण राष्ट्र के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री पद, जिनके लिए 24 घंटे निरंतर कार्य करना आवश्यक होता है, कभी भी ऐसा कोई विषय आए तो उनको तुरंत आगे होके बोलना पड़ता है। और वो आगे आते भी, कोरोना समय में आपने देखा, एकदम से अवतरित हो जाते थे हमारे सामने 8 बजे रात में, और कल पूरा देश बंद। उन्हीं के प्रयास के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण पहली वाली वेव में उससे हम बच पाए। दूसरी वेव में राज्यों को दे दिया जिम्मेदारी, ठीक है, राज्य ने भी अपना कर्तव्य निर्वाह किया, लेकिन ऐसा विरोधाभास था कि हम लोग इतना देश बंद कर देंगे तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ऐसा उनपे भी एक तरीके से उनको चिंता थी। तो दूसरी वेव में आप सबने देखा कि कोरोना की दूसरी वेव में उन्होंने राज्यों पे थोड़ा छोड़ा, तो क्या स्थिति बनी कि लाशों के ढेर लग गए सब जगह लाशों के ढेर लग गए। हम सबने देखा मरीजों के ढेर लग गए। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी या इतने बड़े पद पे होने के बाद छोटी छोटी बात, मैं भी अभी कुछ पंक्तियां मैंने सुनी, कुछ मैंने भी अभी उनकी मन की बात को पूरे एपिसोड मैंने भी नहीं सुने, कुछ ही एपिसोड सुने मैंने, उसमें वो चिड़ियाओं की तक बात करते हैं कि जब भूकंप आएगा, तो भूकंप आया हमारे यहाँ या हमारे यहाँ कोई आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद क्या होता है, जैसे भूकंप के बाद गर्मी बढ़ी तो हम लोग सब आपस में तो एक दूसरे को बोलते थे कि हमको पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये बड़े हमसे बोलते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपने पानी की चिंता करें, साथ ही साथ जो पक्षी, पशु और जो जीव जंतु है उनके भी पानी की चिंता हम लोग करें। तो इतना स्तर पे जाकर सोच पाना, आप यहाँ पे बैठ के अभी उसका चिंतन कर सकते हैं कि कैसा कठिन होता होगा, उसके बाद भी वो कार्य करते हैं। तो वही छोटी छोटी बातों को, मन की बातों कार्यक्रम के माध्यम से आपसे कनेक्ट होते हैं। मैं सफर कर रहा था, आई वॉज ड्राइविंग दैट टाइम, और मैंने देखा कि एक नर्स थी, कोरोना वॉरियर, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सीधे कॉल किया। अब आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है, और आपको सीधे प्रधानमंत्री का फोन आता है, क्या स्थिति बनेगी आपकी? उन नर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने साधारण तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, नॉर्मल वे में प्रधानमंत्री से बात की। क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं,
और कैसे वो उनको फेस करती हैं, उन्होंने पूरी चीजें बताई। प्रधानमंत्री जी ने बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य के साथ उनकी बातों को सुना। तो किसी पार्टी या किसी संगठन की बात सिर्फ नहीं, यहाँ पूरे देश के प्रधानमंत्री और उनकी सोच से हम क्या सीख सकते हैं। कोई एक बात भी अगर हम उनसे सीख पाए तो हमारा सौभाग्य होगा। ऐसा अवसर हमको इस आयोजन समिति ने हमको उपलब्ध कराया। मैं आपको और जानकारी देता हूँ कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम 24 घंटे चल रहा है, 24 आवर्स। मैं बैक टू बैक भी नहीं कहूंगा, बैक टू बैक में भी क्या होता है, एक के बाद एक होता है, लेकिन ये कार्यक्रम अनवरत निरंतर चल रहा है और 100 घंटे चलने वाला है। जैसे अभी ओरिएंटल से आपका अभी आप लोग आए, ठीक आधा घंटा लगभग बचा होगा, 40 मिनट बाद आपका दूसरा बैच आ जाएगा, दूसरा डिपार्टमेंट आ जाएगा, दूसरे शिक्षक आ जाएगा। ऐसे विभिन्न कॉलेजों से, महाविद्यालयों से, विद्यालयों से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमारे पास यहाँ पे श्रोता यहाँ पे आ रहे हैं और ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। तो 23, 24, 25 और 26 को रविंद्र भवन के सभागार में ये कार्यक्रम चलने वाला है, निरंतर चलने वाला है, निरंतर 24 घंटे चलेंगे। और किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने में आप समझ सकते हैं कि उनमें वक्ता का चयन, उनका संपर्क, आप श्रोता, तो ऐसी कैसी हमको इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, आयोजन करना पड़ता है, कितनी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है सब करते हुए। तो आप इसका भी आपको एक यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि आप कल को लीड करने वाले। लीडर कौन कौन बनेगा आगे चल, बिल्कुल लीडर है नहीं कि मैं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ। बॉस एक अलग बात होती है, लीडर एक बात अलग। तो आप बॉस बनना चाहेंगे, लीडर बनना चाहेंगे? हाथ खड़े करिए जरा थोड़ा, यार इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? या कोई, हाँ बिल्कुल हाथ खड़े करिए। अच्छा, जो लीडर नहीं बनना चाह रहे हैं वो क्या बनना चाहेंगे? वो लोग भी बताएं। देखिए मैं आपको बताऊं, विद्यालय के जो छात्र हैं, आप पीछे किस विद्यालय से कोई भी खड़ा होकर छात्र बता सकता है? क्योंकि अभी इनसे संवाद हो रहा था मेरा। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपसे बात करूंगा, बच नहीं पाएंगे आप। तो जैसे ही आप पास आउट होंगे तो आपको लीडर तो बनना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने जो डिग्री सेलेक्ट की है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के है ना सारे, हाँ या नहीं? तो आपको लीडर तो बनना ही पड़ेगा। आप थोड़ी ना करें। कौन सी ब्रांच से आप यहाँ पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के स्टूडेंट्स का। तो जब आप पास आउट होंगे तो आप खुद तो सिस्टम पे नहीं बैठोगे, आपको लीड तो करना ही पड़ेगा। अगर अच्छा प्लेसमेंट हो गया तो डे 1 से आप लीड करोगे, अच्छे पैकेज पे करके। और अगर ठीक भी रहा तो भी 1 या 2 साल बाद आपको लीड करना ही पड़ेगा। तो आपको ये सब मैनेजरियल स्किल्स भी आनी चाहिए, और ये सब आप मेरी बातों को ध्यान दें, ये सब आपको आगे चल के इनका उपयोग होगा। सिर्फ पढ़ाई किताबी नहीं होती, आपकी कॉलेज के प्रबंधन में भी आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट है, आपका हेड है, डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, किस तरीके का प्रबंधन होता है कि आपका टाइम टेबल समय पे मिल जाता है। आपकी अटेंडेंस नहीं होती तो फोन पहुंच जाता है घर पे, होता है। तो ये प्रबंधन ही है ना एक तरीके से। तो उसके पीछे जाइए आप बैकग्राउंड में कि रोज आपकी अटेंडेंस लेना, उसके बाद आपकी लिस्ट बनाना। जो बना रहा होता है एक व्यक्ति है, कितने लोगों की कितनी % अटेंडेंस है, तो पेरेंट्स वहां से क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे कि हम तो भेजते हैं घर से, अब ये नहीं आ रहा, फिर वो दूसरी दिशा में चला जाएगा मामला। अब फिर ये देखना पड़ेगा कि बस तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो घर से निकाला, बस तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो इस तरीके से ये भी प्रबंधन का ही काम है। तो इस सब में भी आपका, चलिए हमारे बीच की बातें होगी। इस कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय रमेश शर्मा जी। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में विगत 52 वर्षों से कार्यरत हैं। आपका पत्रकारिता में एक बृहद अनुभव है और आप ही का मार्गदर्शन आज हमको प्राप्त होने वाला है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि तालियों के साथ, करतब ध्वनि के साथ मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष के रूप में
माननीय रुस्तम सिंह जी भाई साहब हमारे सामने उपस्थित हैं। आप पूरे मंत्री, हाँ भाई साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात आदरणीय सुशील जी यादव भाई साहब मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आदेश हुआ मैं एक बार फिर से परिचय करा देता हूं कि आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में जो विभूति उपस्थित है उनका नाम है रमेश शर्मा जी। माननीय रमेश शर्मा जी, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में 52 वर्ष का अनुभव है, बृहद अनुभव है आपका, और आप ही का मार्गदर्शन आज हमको प्राप्त होने वाला है। तालियों के साथ भाई साहब का उत्साहवर्धन करें ताकि हम मार्गदर्शन से ले पाए। इसके पश्चात आदरणीय रुस्तम सिंह जी भाई साहब, आप मध्य प्रदेश शासन में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहे। इसके पूर्व आप आईपीएस रहे, आईपीएस अधिकारी रहे। आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है तो हम सबका सौभाग्य है। साथ ही में एक परिचय और है, आदरणीय सुशील जी यादव, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 20 वर्ष के लगभग आपका प्रचारक का अनुभव है। वर्तमान में आप संगठन मंत्री, हमारे जो विविध संगठन हैं उसमें संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय भाई साहब को आग्रह करूंगा कि मंच पे आकर अपनी बात करें। और सिर्फ उससे पहले, हाँ इसके पहले क्लिप चलेगी। जैसा कि कार्यक्रम में शुरू में एक छोटी संक्षिप्त आप क्लिप चलाइए, वीडियो क्लिप, और उसी की विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त होगी। विजय मान का भी है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। अपने प्राणों की परवाह न करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत शत नमन करता हूं। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं को नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर गांव में इस युद्ध में योगदान था। ये युद्ध उन माताओं और बहनों के लिए लड़ा जिनका जवान बेटा या भाई करगिल में दुश्मनों से लड़ रहा था। उन बेटियों ने लड़ा जिनके हाथों से अभी पीहर की मेहंदी नहीं उतरी थी। पिता ने लड़ा जब अपने जवान बेटों को देखकर खुद को जवान महसूस करता था, और उस बेटे ने लड़ा जिसने अभी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सीखा था। इनके बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है। और इसलिए आज कारगिल विजय दिवस पर इन सभी हमारे सेनानियों को मेरा शत शत प्रणाम। 26 जुलाई एक और दृष्टि से भी मैं जरा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद कुछ ही महीनों में 26 जुलाई को हमने माय गॉव को प्रारंभ किया था। लोकतंत्र में जन भागीदारी बढ़ाने का हमारा संकल्प, जन जन को विकास के कार्य में जोड़ना। और मुझे आज 1 साल के बाद ये कहते हुए खुशी है, करीब 2 करोड़ लोगों ने माय गॉव को देखा, करीब 5.5 लाख लोगों ने कमेंट्स किए, और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने पीएमओ एप्लीकेशन पर सुझाव दिए। उन्होंने समय निकाला, माइंड अप्लाई किया, इस काम को महत्वपूर्ण माना। और कैसे महत्वपूर्ण सुझाव आए? कानपुर से अखिलेश वाजपेयी जी ने एक अच्छा सुझाव भेजा था कि विकलांग व्यक्तियों को रेलवे के अंदर आई कोटा वाला टिकट क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अगर विकलांग को भी टिकट पाने के लिए वही कठिनाइयां झेलनी पड़े, कितना उचित। अब यूं तो बात छोटी है, लेकिन न कभी सरकार में किसी को ये ध्यान आया, न कभी इस पर सोचा गया। लेकिन भाई अखिलेश वाजपेयी के सुझाव पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया, और आज हमारे विकलांग भाइयों बहनों के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आज जो लोगो बनते हैं, टैगलाइन बनते हैं, कार्यक्रम की रचना होती है, पॉलिसी बनती है,
माय गॉव पर बहुत ही सकारात्मक सुझाव आते हैं। शासन व्यवस्था में नई फ्रेश एयर का अनुभव होता है, एक नई चेतना का अनुभव होता है। इन दिनों मुझे माय गॉव पर यह भी सुझाव आने लगे हैं कि मुझे 15 अगस्त को क्या बोलना चाहिए। चेन्नई से सुचित्रा राघवाचारी, उन्होंने काफी कुछ सुझाव भेजे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलिए, क्लीन गंगा पर बोलिए, स्वच्छ भारत पर बोलिए। लेकिन इससे मुझे एक विचार आया, क्या इस बार 15 अगस्त को मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या आप मुझे सुझाव भेज सकते हैं? माय गॉव पर भेज सकते हैं, आकाशवाणी पर चिट्ठी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिख सकते हैं। देखें, मैं मानता हूं शायद ये अच्छा विचार है कि 15 अगस्त के मेरे भाषण को जनता जनार्दन से सुझाव लिए जाए। मुझे विश्वास है कि आप जरूर अच्छे सुझाव भेजेंगे। एक बात की ओर मैं अपनी चिंता जताना चाहता हूं। मैं कोई उपदेश देना नहीं चाहता और न ही मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की इकाइयों की जिम्मेवारियों से बचने का रास्ता खोज रहा हूं। अभी 2 दिन पहले मैंने दिल्ली की दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नजर पड़ी और दुर्घटना के बाद वो स्कूटर चालक 10 मिनट तक तड़पता रहा, उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि मुझे कई लोग लगातार इस बात में लिखते रहते हैं कि आप रोड सेफ्टी पर कुछ बोलिए, लोगों को सचेत कीजिए। बेंगलुरु के ओशा कोटे अक्षय हो, पुणे के अमय जोशी हो, कर्नाटक के मूलबिद्री के प्रसन्ना काकुंजे हो, इन सब ने काफी लोगों के हैं नाम, मैं सबके नाम तो नहीं बता रहा हूं, इस विषय पर चिंता जताई और कहा है। आप सबकी चिंता सही है और जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देता है। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं माँ बाप से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को चाहे 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर जरूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बनाना चाहिए। ये जो वीडियो क्लिप हमने संक्षेप में देखी, इसकी विस्तृत जानकारी हमको आज प्राप्त होगी। श्रोता के रूप में जो यहाँ पर ओरिएंटल कॉलेज के जो छात्र हैं और शारदा विहार के जो हमारे छात्र हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ हमारे बीच एक और परिचय है, श्री राकेश रुस्तम सिंह जी। आप व्यवसायी हैं, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे। ऐसा आपका भी आभार, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। ताली बजाकर सभी ऐसा पर स्वागत करें। इसके पश्चात ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय राजेश जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आकर हमें अपना मार्गदर्शन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, पुलिस सेवा में रहे सम्मानीय रुस्तम सिंह जी, आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुशील जी, इस सभागार में उपस्थित समाज सेवी उद्योगपति राजेंद्र सिंह जी, संघ के एक अच्छे समर्पित स्वयंसेवक दीक्षित जी, सुप्रसिद्ध लेखिका रंजना चित्रे जी और इस सभागार में उपस्थित ओरिएंटल कॉलेज के सभी विद्यार्थी। निश्चित रूप से मुझे एक अच्छा अवसर मिला है आप सबसे बातचीत करने का, और चूंकि रुस्तम सिंह जी को जाना था और आग्रह के साथ वो चूंकि रुक गए थे,
फिर उन्होंने कहा था कि बोलते समय अच्छा नहीं जाना, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपकी अध्यक्षता में अपना काम बातचीत तो शुरू कर लूं, फिर पहले ही आप उठ करके चले जाएंगे। आप चाहें तो जो है तो आज हम सब दो बातों पर यहाँ एकत्र हुए हैं। एक तो आज का दिन है 23 अगस्त, और इस दिन हम चर्चा कर रहे हैं 26 जुलाई को प्रधानमंत्री जी का मन की बात का जो प्रसंग था उस पर चर्चा कर रहे हैं। कई बार ये लगता है कि उनकी जो मणिमाला है 102 मणियों की, ये 10वीं मणि थी जिसमें उन्होंने 26 जुलाई को अपनी बात कही थी। मोदी जी कभी भी मैंने उनको साधारण व्यक्ति नहीं माना। वो एक भीड़ से हट करके, लोगों से हट करके एक महान व्यक्ति है। और जब भी कोई महान व्यक्ति कोई बात कहता है तो वो भी साधारण नहीं होती, उसके अपने संदेश होते हैं, उसके एक एक शब्द पर व्याख्या होती है। अब जो बात 26 जुलाई का जो दिन था वो साधारण दिन नहीं था, और आज का जो 23 अगस्त का दिन है ये भी साधारण दिन नहीं है। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध जीता था। तो 2 महीने तक लगातार संघर्ष जिसमें चला था, जिसमें लगभग 2 लाख भारतीय सैनिकों ने उसमें हिस्सा लिया था। 523 उसमें बलिदान हुए, करीब 13,000 सैनिक उसमें घायल हुए। तो आप कल्पना कर सकते हैं वो दिन कितना महत्वपूर्ण था। और आज का दिन 23 अगस्त, आप कल्पना कर सकते हैं 23 अगस्त किन महापुरुषों की स्मृति का दिन था। जो भगत सिंह के साथ थे राजगुरु, आज उनकी जयंती है। बाबा तुलसीदास, उनकी आज जयंती है। और एक तीसरी और विभूति आज के दिन जुड़ी हुई है, वो है लक्ष्मणानंद सरस्वती। लक्ष्मणानंद सरस्वती शंकराचार्य परंपरा के संत थे। उन्होंने राष्ट्रत्व, स्वत्व, स्वाभिमान जागरण का अभियान छेड़ा, धर्मांतरण के विरुद्ध अभियान छेड़ा, और उड़ीसा में योजना पूर्वक उनका वध किया गया, बलिदान किया गया। बंदूकधारियों ने उनको 23 अगस्त के दिन उनको गोलियां मारी थी। अब ये जो 3 प्रसंग है, इन 3 प्रसंगों को देख करके अगर हम 26 जुलाई का प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात है उसको देखें तो मान करके चलिए कि वो राष्ट्र को सार्थक करते हैं। मोदी जी को मैं एक राजनेता नहीं, एक राष्ट्र नेता मानता हूँ। जब भी वो बात करते हैं वो राष्ट्र की बात करते हैं। तो 26 जुलाई के उनके एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्र का आधार क्या होता है, राष्ट्र का जीवन क्या होता है, राष्ट्र का अमृत काल क्या होता है, और राष्ट्र का भविष्य क्या होता है, ये सारे के सारे संदेश उनके 26 जुलाई के उस मन की बात में छुपे हुए हैं। राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक बात क्या है? राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक बात भोजन होता है, और जो कि कृषि से आता है। मोदी जी ने 26 जुलाई को अपनी जो बात शुरू की थी, उन्होंने खेती से शुरू की थी और कहा था ये खरीफ का मौसम है। और खरीफ फसल की बुआई के जो आंकड़े वृद्धि हुए थे उसको देखकर के उन्होंने एक समृद्ध भारत की कल्पना की थी। और ये जानकर के हमको आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी होगी कि 2015-26 जुलाई को जब उन्होंने ये बात कही थी, तब से लेकर अभी तक खरीफ की जो रकबा है उसमें कोई गिरावट नहीं आई। इसका अर्थ है कि उन्होंने जो बात अपनी मन की बात में कही थी उस पर कहीं ना कहीं उनकी सरकार ने उनको ध्यान भी दिया है। वही समाज उन्नत हो सकता है, वही राष्ट्र उन्नत हो सकता है जिसके यहाँ कम से कम अपने भोजन की व्यवस्था पर्याप्त होती है। भोजन की पर्याप्त व्यवस्था कृषि से होती है, इसीलिए उन्होंने 26 जुलाई को अपनी बात कृषि से आरंभ की। उसके किसी भी राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? राष्ट्र का निर्माण युवाओं से होता है। युवाओं के अंदर वो क्षमता है, वो प्रतिभा है, वो दक्षता है, वो जमाने की दिशाएं बदल सकते हैं। लेकिन कौन से युवा बदल सकते हैं? जो सावधान, जो सतर्क हो और जो सुरक्षित हो। दुर्घटनाएं आखिर क्यों होती है? दुर्घटनाएं असावधानी से होती है। अगर आप सावधानी पूर्वक सड़क पर चल रहे हैं, मोटरसाइकिल आप अपनी अच्छी चला रहे हैं, कार अच्छी चला रहे हैं, अगर आप खुद अच्छी चला रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा कोई गलत चला रहा है उससे भी आप अगर बचकर चलेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। कई बार व्यक्ति अपनी गलती से नुकसान नहीं उठाता, उसके आसपास जो लोग होते हैं उनकी गलती से नुकसान उठाता है। सड़क की दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण
चालक की जितनी गलती हो सकती है उससे ज्यादा गलती कहीं न बार हमारे आसपास जो चलने वाले होते हैं उनकी गलती हो सकती है। उन्होंने 2013 के आंकड़े दिए थे, मैं आपको 2021 के आंकड़े देना चाहता हूँ। 2021 में कल्पना कर सकते हैं भारत में कितनी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हुई, 4.25 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग उनके जीवन का अंत हुआ है, लगभग 2.5 लाख लोग घायल हुए हैं। ये 2021 के जो आंकड़े हैं और इसमें ज्यादातर युवा है। आप कल्पना कर सकते हैं जो लोग घायल हुए हों, जिनके अंग भंग हुए हों, जिनका शरीर कहीं ना कहीं अक्षम हुआ होगा, वो आखिर अपना जीवन कैसे जिएंगे। तो प्रधानमंत्री की जो मन की बात है 26 जुलाई की, वो युवाओं को ये संदेश देने के लिए है कि सतर्क रहें। और ये सतर्क कैसे रहे? सतर्क केवल सड़क पर चल करके ही नहीं रहे, अपने जीवन से भी सड़क चल करके रहे, अपने भविष्य की ध्यान में रख करके भी चल करके रहे। वो जो उन्होंने 4 लोगों का उदाहरण दिया था उनकी मन की बात में, उन्होंने 4 लोगों के उदाहरण दिए। एक किसी का फोन था उनके पास जो कानपुर से था, एक किसी का मध्य प्रदेश के हरदा से था, एक छत्तीसगढ़ के केसगढ़ से था। तो ये जो एक चेन्नई से उनके पास कॉल था, उन्होंने कुल 4 लोगों के उदाहरण दिए। इन 4 लोगों का जो संदेश है, वो चारों के चारों संदेश ऐसे संदेश हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में काम करते हैं, व्यक्ति के निर्माण में काम करते हैं। अगर आप सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो इससे व्यक्ति का निर्माण होगा। आप अपने परिवार का हिस्सा रहेंगे, इससे परिवार का निर्माण होगा। और आप सहयोग बनेंगे, इसमें समाज का निर्माण होगा। जो उन्होंने उदाहरण दिया था, हरदा का जो उदाहरण दिया था और केशकाल का जो छत्तीसगढ़ का 2 उदाहरण दिए थे, आप कल्पना कर सकते हैं हरदा में एक बार मल्ल युद्ध आरंभ हुआ, जिसका उल्लेख मोदी जी ने किया कि हम बाहर जो है कोई शौच नहीं करेंगे, बाहर कोई गंदगी नहीं दिखेगी, बाहर सफाई नहीं दिखेगी। और इसी के बाद प्रधानमंत्री जी ने देश में एक सफाई अभियान चला। उन्होंने जो केशकाल का उदाहरण दिया, केशकाल के लोगों ने एक अभियान चलाया कि उनके गांव में कोई भी प्रत्येक घर में शौचालय होगा। उस आधार के बाद में सरकार ने सुलभ शौचालय की योजना बनाई। तो ये जो 2 उदाहरण 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने दिए थे, हरदा का और केशकाल का, ये स्वच्छ भारत के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। आप अच्छा काम कब कर पाएंगे? जब आप स्वस्थ रहेंगे। यदि शरीर आपका कमजोर है, वो कमजोर किसी बीमारी से कमजोर है, वो किसी एक्सीडेंट से कमजोर है, आप कैसे अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, कैसे परिवार का निर्माण करेंगे, कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। दूसरा जो उन्होंने युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण दिया था, उन्होंने एक वाक्य बोला था कि ये युद्ध जो है, कारगिल का ये जो युद्ध है, कारगिल का युद्ध जिसका कि मैंने यहाँ से बात अपनी शुरू की थी, कारगिल के युद्ध को अगर आप देखेंगे जिसका उन्होंने उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि ये युद्ध सेनाओं ने सीमा पर नहीं लड़ा, ये पूरे देश के लोगों ने लड़ा। और उसका कारण है, एक सैनिक कम से कम 10 परिवारों से जुड़ा होता है। एक तो उसका अपना परिवार होता है, ददियाल का, एक उसका ननिहाल का, एक उसका ससुराल का। बहन है तो वो जिस ससुराल में वहां वो चिंता करती है, भाभी है तो वो उसकी चिंता करती है। तो कुल मिला करके 2-3 उसके मित्र होते हैं। तो ऐसा औसत माना जाता है कि एक सैनिक 10 परिवारों से जुड़ा होता है। इसमें 2 लाख सैनिकों ने जो हिस्सा लिया था, कल्पना कर सकते हैं, तो 20 लाख परिवार उस युद्ध से जुड़े हुए थे। यह युद्ध कैसा युद्ध था? कारगिल का युद्ध जो था, जिसमें हम सबको बहुत विचार की आवश्यकता है। कारगिल का युद्ध बहुत अचानक युद्ध नहीं हुआ था, ये बहुत योजना से और षड्यंत्र से युद्ध हुआ था। ये ठीक उसी प्रकार योजना और षड्यंत्र से युद्ध हुआ था जैसा 1947 में कश्मीर पर आक्रमण हुआ था। इसमें जो कारगिल के युद्ध में जो सियाचिन की पहाड़ी थी, उसमें वो चुपचाप दबे पांव घुसपैठियों के रूप में आए और आकर के पाकिस्तान के सैनिक वहां पर आकर के उन्होंने अपने डेरे जमा किए थे। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे अगर आप देखेंगे अक्टूबर 1947 में वो घुसपैठियों के रूप में आए थे, कबालियों के रूप में आए थे और आकर के उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया था। और ये जो युद्ध जो मई में उन्होंने शुरू किया, इससे केवल 2 महीने 3 महीने पहले फरवरी 1999 में लाहौर में एक घोषणा हुई थी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के नेताओं की बातचीत हुई थी और उसमें सदैव शांति बनाए रखने की, भाईचारा बढ़ाने की और किसी भी समस्या है तो उस समस्या को परस्पर निपटने की इस बात की समझौता हुआ था। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा आदत रही है, वो हमेशा पीठ में छुड़ाना होता है। तो मई में जो घोषणा, फरवरी में ये जो घोषणा की और उसके बाद मई में उन्होंने आक्रमण एक प्रकार से कारगिल। इसके पीछे उनका ये था कि वो लद्दाख की सेना को कश्मीर जाने से रोकना चाहते थे। ये जो हिस्सा था, इस हिस्से से लद्दाख की फौज हमेशा इसकी तराई से निकल करके जाती थी कश्मीर,
जो कारगिल जो की पहाड़ी ऊंची थी, इसके नीचे तराई से निकल करके जाती थी और उन्होंने ऊपर उस पर कब्जा कर लिया था। ये कितना मुश्किल मोर्चा था, इतना मुश्किल मोर्चा था कि शत्रु जो है वो ऊंचाई पर था और उससे हमारे जो सैनिक थे वो नीचाई पर बचाव के लिए जा रहे थे। कितने सैनिक थे जो केवल प्रवेश के लिए जाकर के उसमें बलिदान हुए या आहत हुए, लेकिन करीब 2 महीने में हमारी इसकी सुरक्षा है। तो ये जो कारगिल का युद्ध था, यद्यपि कहने की दृष्टि में ये 1971 की दृष्टि से या 1965 की दृष्टि से छोटा युद्ध हो सकता है, लेकिन ये इस मामले में एक बड़ा युद्ध था कि जब भी कभी भी हिमालय की घाटी पर आकर के हमने मुकाबला किया है, वो 65 का मुकाबला हो, वो 62 का मुकाबला हो, उसमें भारत को उतनी सफलता नहीं मिली। कहीं ना कहीं हमारे कुछ हिस्से पाकिस्तान के पास चले गए, कुछ हिस्से चीन के पास चले गए, लेकिन ये कारगिल का पहला ऐसा युद्ध था जो सियाचिन की सीमा में हुआ, सियाचिन की पहाड़ी पर हुआ और हमने एक भी इंच जमीन को जाने नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने जो 26 जुलाई को अपना ये दिन चुना और उन्होंने किसान के बाद ये युद्ध की बातचीत की, ये राष्ट्र रक्षा की दृष्टि से बातचीत की। हमेशा वही देश जीवंत हो सकता है, वही देश अपने अमृतत्व को, अमृतकाल को सुरक्षित कर सकता है जिस देश की सीमा सतर्क हो, जिसके सैनिक सुरक्षित हो, जिस सैनिकों के साथ पूरे देश का सद्भाव हो। उन्होंने श्रद्धांजलि केवल अपने सैनिकों को ही नहीं दी, उन्होंने श्रद्धांजलि अपने सैनिकों को ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने उन सैनिक परिवारों को भी स्मरण किया, उनको भी नमन किया और पूरे देशवासियों को जो उन्होंने अंतर शक्ति से उनको शक्ति दी थी, उसके लिए उन्होंने इस बात को ध्यान दिया। तीसरा एक उन्होंने जो 4 प्रमुख बिंदु थे उनके 26 जुलाई में, एक तो जैसा कि मैंने कहा किसान का मामला था, एक दूसरा कारगिल का मुद्दा था, एक उन्होंने अपील की कर्मचारियों से, उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप कर्मयोगी बनो। इसमें उन्होंने एक रेल कर्मचारी का उदाहरण दिया। एक रेल कर्मचारी नागपुर के थे, वो सेवानिवृत्त हुए, बहुत अच्छे चित्रकार थे और उसके बाद उन्होंने तय किया वो नागपुर में और प्रमुख रेलवे स्टेशनों में वो जाकर के चित्र बनाया करते थे और वो चित्र ऐसे होते थे जो रेलवे की सेवा से ही संबंधित होते थे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने जितने दिन भी रेलवे की सेवा की, उससे ज्यादा उन्होंने समर्पित काम अपना ऐसा लगा कि पूरा का पूरा जीवन उन्होंने रेलवे को समर्पित कर दिया। उस आधार पर उन्होंने रेलवे को चित्र बनाए। उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि आप कर्मयोगी बनिए। कर्मचारी केवल शासन का ही नहीं होता, कर्मचारी किसी निजी क्षेत्र का भी हो सकता है। और मान करके चलिए, कर्मचारियों की जो कर्मठता होती है, उनका जो समर्पण होता है, उनके भीतर जो सेवा कार्य होता है, उसी से वो संस्थान हो, वो शासन हो, वो राज्य हो या वो राष्ट्र हो, वो प्रगति करता है। आज अगर आप देखें, समाचार पत्रों में भी आप देखें, मीडिया की रिपोर्ट में भी देखें, कितने ऐसे कार्यालय हैं जहां ऐसा लगता है कि कर्मचारी वहां होते नहीं है। कितने स्कूल हैं वहां पे शिक्षक होते नहीं है। लेकिन यदि सारे के सारे शिक्षक समर्पित भाव से काम करें, कर्मयोगी के भाव से काम करें, जो लोग कार्यालय में काम कर रहे हैं वो कर्मयोगी के रूप में काम करें, तो उसके परिणाम बहुत अलग होंगे। क्या कारण होता है कि शासकीय योजनाएं अचानक घाटे में चलती हैं? कितने ऐसे उपक्रम थे जो घाटे में होकर के और बंद हो गए। राज्य परिवहन निगम ही मध्य प्रदेश का बंद हो गया, लेकिन प्राइवेट बस चालक हमेशा उससे मुनाफा कमाता है। तो सरकार के हर कार्यालय आखिर घाटे में केवल इसलिए चलते हैं कि कर्मचारियों को जो समर्पण का, जो कर्मयोगपन भाव है, वो उसमें नहीं होता। ये उन्होंने बातचीत कही। एक और उन्होंने बातचीत कही प्रशासन की शुचिता की बातचीत कही। तो कर्मचारी अगर कर्मयोगी होगा तो ही प्रशासन शुचिता पूर्वक संचालित करेगा। कितने बार ऐसे अवसर आते हैं जब ये लगता है कि 1 रुपया हम जब भेजते हैं किसी को तो उसमें से 1/3 रुपया ही जाता है। एक प्रधानमंत्री तो ऐसे हुए जिन्होंने खुलकर स्वीकार किया था कि 1 रुपये में से 85 पैसे तंत्र में चला जाता है, केवल 15 पैसे जाता है। लेकिन तंत्र में कहीं ना कहीं 1/3 से ज्यादा हिस्सा जाता नहीं है। उसका एक कारण है, अगर हम कदाचार की बात ना भी करें तब भी अगर मान लीजिए 4 पैसे का अगर टैक्स लगता है और 4 पैसे जनता से वसूल होते हैं तो 1 पैसा खर्च हो जाता है उस मशीनरी के ऊपर जो टैक्स वसूल करती है। दूसरा पैसा खर्च हो जाता है उस मशीनरी पर जो टैक्स, उसमें बेईमानी तो नहीं हो रही, वो क्या पैसा ठीक से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कदाचार में हम 1 पैसा माने तब भी केवल 25% जाता है। तो प्रधानमंत्री ने जो प्रशासन की शुचिता की अपील की और कर्मचारियों से कर्मयोगी बनने की अपील की, ये दोनों अपील ऐसी हैं ताकि प्रशासन सक्षम बने। कई बार समाज की प्रगति,
व्यक्ति की प्रगति और राष्ट्र की प्रगति उस कार्यालयों पर निर्भर करती है जो उन्होंने कहा है। तीसरा उन्होंने ये कहा, सुझाव मांगे सब लोगों से। मोटे तौर पर आप देखिए कि कई बार शासन तंत्र जब काम करता है तो एक माना जाता है कि एक अंतर होता है, उसकी कुछ दिनचर्या ऐसी हो जाती है जिस दिनचर्या में वो आम लोगों से कम बात करता है। तो उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे और उन सुझावों के आधार पर उन्होंने कहा कि अगली बार मैं 15 अगस्त पर अगर बोलूंगा तो इस 15 अगस्त पर लोगों के सुझाव के आधार पर बोलूंगा। वही सरकार जनोपयोगी होती है, वही राष्ट्र नेता, राजनेता वही जनोपयोगी होता है जो कहीं ना कहीं जन भावनाओं को ध्यान रखता है और उनको जो सुझाव के आधार पर वो काम करते हैं, उनकी जो जन भावनाओं की भागीदारी उनकी लगभग हर मन की बात में आकर के निकलती है। कई बार ऐसा लगता है, जो मैं कहता हूँ, नरेंद्र मोदी राजनीति कम करते हैं, राष्ट्रनीति ज्यादा करते हैं। वो राजनेता कम है, वो राष्ट्र नेता ज्यादा है। तो वो अगर बात कर रहे होते हैं तो मान करके चलिए राष्ट्र के हित की बात कर रहे होते हैं। आज जब हम जिस दिन बात कर रहे हैं, आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है। ये केवल इसलिए ऐतिहासिक दिन नहीं है, जिन 3 महापुरुषों के मैंने आपको नाम बताए हैं उनसे जुड़ा है। आज का दिन इतिहास नया रचने जा रहा है। आज के दिन का स्मरण कल के बाद लोग करेंगे। आज भारत का चंद्रयान जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला है। इस दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिका, रूस और चीन भी जिस पर असफल हो गए, उस पर अगर ईश्वर की कृपा रही तो हम लोग जब यहाँ बात कर रहे होंगे तब तक वो उसके आसपास पहुंचेगा। ये एक अंतर राजनीति में और राष्ट्रनीति में, राजनेता में और राष्ट्रनेता में एक प्रमुख अंतर है। ये जो हमारा इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये कोई नया विकसित नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको काम करने की जो सुविधा, इसकी फंडिंग की जो सुविधा तो ऐसी की गई है कि आज एक समय हुआ करता था, अगर हम छोटा सा भी यान को यहाँ से प्रक्षेपित करते थे तो हमको संसार की दूसरी लेबोरेटरियों का सहारा लेना पड़ता था। कल्पना कर सकते हैं, आज कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी की कल्पना है, नरेंद्र मोदी का प्रयास है और उनकी प्राथमिकता है। आज नासा दुनिया के 12 देशों के जो उपग्रह हैं उनको संचालित कर रहा है और एक ऐसे दुर्गम स्थान पर आज हमारा चंद्रयान जाने वाला है जहाँ की अभी 4-5 दिन पहले रूस का जो यान था वो उस पर जाकर के असफल हो गया है। इसको राष्ट्रनीति कहा करते हैं। एक और बात है जो उन्होंने घाटे की बात कही, प्रशासन की शुचिता की बात कही। आप कल्पना कर सकते हैं, अर्थशक्ति में हम इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत की, लेकिन बहुत शीघ्र हम तीसरी आने वाले हैं। और जानते हैं ये तीसरी अर्थव्यवस्था में क्यों आने वाले हैं, क्या एक कारण है? किसी भी 70 वर्ष निकल गए, किसी भी भारत की सरकार ने इस बात पर चिंता नहीं की कि अगर हम विदेश से व्यापार करते हैं तो हम डॉलर में क्यों करते हैं। हम जिससे दीनार में बात करते हैं उससे हम दीनार में बातचीत करें, जिससे रुपए में व्यापार होता है उससे रुपए में बातचीत करें, जिससे रूबल में व्यापार होता है उससे रूबल में बातचीत करें। डॉलर बीच में क्यों आता है? अर्थव्यवस्था हमारी बहुत सारा घाटा डॉलर के कारण होता है। इस समय दुनिया के 18 देशों से रुपए में लेन देन की बात चल रही है और ये जो 18 देशों से अगर बातचीत हमारी सफल हो गई तो रुपए में लेन देन होगा और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हमारी अर्थशक्ति 5 में से तीसरे क्रम पर आ जाएगी, जिसमें पहला समझौता अभी हुआ है संयुक्त अरब अमीरात से। और जिन देशों से रुपए में बातचीत चल रही है उसमें रूस और ब्रिटेन जैसे देश भी हैं। तो कुल मिलाकर के राजनेता वही राष्ट्र नेता कहलाता है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रता की चिंता करने के बजाय राष्ट्र की चिंता करता है, समाज की चिंता करता है, घरों की चिंता करता है, व्यक्ति निर्माण की चिंता करता है। उन्होंने अपने जब युद्ध की वो बात कर रहे थे तो युद्ध की बात करने में उन्होंने आत्मनिर्भरता एक शब्द का उपयोग किया था। यद्यपि वो शब्द उन्होंने केवल एक पंक्ति में कहकर के छोड़ दिया था, लेकिन ये एक पंक्ति में कहा गया शब्द भी बहुत सारे रहस्य सामने रखता है। आत्मनिर्भर कौन हो सकता है? आत्मनिर्भर आप तन से हो, आत्मनिर्भर आप मन से हो, आत्मनिर्भर आप ज्ञान से हो, आत्मनिर्भर आप बुद्धि से हो और आत्मनिर्भर आप आत्मा से हो। मान करके चलिए जो उन्होंने आह्वान किया है कि हमको गुलामी की मानसिकता से दूर होना है। तो गुलामी की मानसिकता क्या होती है? गुलामी की मानसिकता एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यद्यपि ये प्रसंग उन्होंने अपने 26 जुलाई के जो अपने उस मन की बात में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की बात कही। ये गुलामी की मानसिकता से मुक्ति है कि हम जब कभी भी नव वर्ष मनाते हैं, हम सवेरे नव वर्ष को मनाते हैं, स्नान करके मनाते हैं, पूजन के साथ मना करके बड़ों को चरण स्पर्श करके मनाते हैं। लेकिन केवल इसी वर्ष दिसंबर 2022 के रात के 10 बजे से लेकर के 1 जनवरी 2023 रात के 2:30 बजे तक इन
इन 4.5 घंटों में केवल दिल्ली में 74 बड़े अपराध घटे हैं। उन 74 बड़े अपराधों में 8 हत्याएं हुई हैं, 19 बलात्कार हुए हैं। उसके अलावा कितनी ऐसी घटनाएं जिसमें अंग बंद हो गए। ये गुलामी की मानसिकता है। गुलामी की जिस तरीके से स्वस्थ की मानसिकता 5 प्रकार की होती है। हम शरीर से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, आत्मा से स्वस्थ रहें और ज्ञान से स्वस्थ रहें। ठीक उसी प्रकार जो दासता का बोध होता है, गुलामी की मानसिकता भी 5 प्रकार की होती है। एक शरीर की होती है, एक चेतना की होती है, एक मन की होती है, एक ज्ञान की होती है, एक आत्मा की होती है। शरीर की गुलामी कौन सी होती है? शरीर की गुलामी वो होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और मुझे पकड़ करके कहता है, मुझे 10 जूते लगा करके कहता है कि चलो हमारे जूते चाटो, तो मैं शरीर की मार्गदर्शन से, शरीर की सुरक्षा की दृष्टि से उसके जूते चाटने लगूं। इसको शरीर की गुलामी कहते हैं। दूसरी चेतना की गुलामी होती है। चेतना की गुलामी वो होती है, मैं उसको आते हुए देख करके उसके जूते चाटने लगूं। आदत पड़ जाती है। आप गाड़ी चलाते हैं किसी एक राह पर, आपको किसी चौराहे पर दूसरे पर मुड़ना होता है, क्योंकि 10 बार आप एक दिशा में मुड़ चुके होते हैं, तो शरीर की चेतना आपको गाड़ी उसी दिशा में मोड़ देगी। इसको चेतना की गुलामी कहते हैं। तीसरी मन की गुलामी होती है, क्योंकि इच्छाएं मन से उत्पन्न होती हैं, इच्छाएं ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती, इच्छाएं मन से उत्पन्न होती है। मुझे ये लगे कि वो आकर के मुझे लड्डू खिलाएगा, गुलाब जामुन खिलाएगा, लिहाजा मैं पहले से उसके जूते पालिश करके रखूंगा। फिर चौथा ज्ञान की गुलामी होती है। एक आत्मा की गुलामी होती है। आत्मा की गुलामी वो होती है, वो चला गया और वो मर गया, उसको मरे हुए कई साल हो गए, उसके बाद भी मैं उसके जूतों की हिफाजत नहीं करता। अंग्रेज चले गए 70 साल पहले, अंग्रेज अगर 70 साल पहले चले गए, आखिर उनकी परंपराओं के हिसाब से हम क्यों नहीं रोज मनाते हैं? क्यों हम अपने बच्चों को गोट और बॉय सुनाते हैं और मम्मी और पापा कहना सिखाते हैं? वो 70 साल पहले चले गए। अगर हमारी संस्कृति में माँ को माँ कहना है, तो हम अपनी माँ को माता क्यों नहीं कहलाते? अगर हमारी संस्कृति में पिता को पिता कहना है, तो उनको पिता क्यों नहीं कहलाते? तो कुल मिला करके वो चले गए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपने 10वें एपिसोड में गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की बात कही थी, ये गुलामी की मानसिकता, शरीर से आप मुक्त हो, आत्मा से मुक्त हो और ज्ञान से मुक्त हो। वो उनके ज्ञान जो गुलामी का ज्ञान है, उसको किनारे रख करके आप अपने स्वत के ऊपर आइए। स्वत के ऊपर आप कब आ सकेंगे? जब उस सारी बात को छोड़ देंगे। कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सुबह से शाम तक पढ़ते हैं और सुबह से शाम तक पढ़ करके हम गलत दिशा में जाते हैं। कुल मिला करके वो जो षड्यंत्र करके चले गए, एक बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। वो ये षड्यंत्र करके चले गए, भारत में बांटने का षड्यंत्र करके चले गए। उन्होंने वर्गों में बांटा, क्षेत्र में बांटा, उन्होंने जातियों में बांटा, उन्होंने भाषा में बांटा। भारत में जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ करता था। कल्पना कर सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले रविदास जी का मंदिर बना है। रविदास जी के गुरु जो थे वो रामानंदाचार्य थे। रविदास जी की शिष्या जो है वो मीरा है। रविदास जी की शिष्या है झाला रानी है। रविदास जी के गुरु भाई है वो गागरों के राजा है। अगर हमारे यहाँ जन्म के आधार पर श्रेष्ठता होती, तो क्या रविदास जी को मीरा अपना गुरु बना सकती थी? अगर जन्म के आधार पर हमारे यहाँ श्रेष्ठता होती, तो आप रावण के पुतले जलाते हो दशहरे पर, लेकिन उसी के भाई कुबेर की दीपावली पर पूजन करते हो। जो व्यासपीठ बनती है, तो व्यास को मछुआरे का बेटा है। तो जन्म के आधार पर हमारे यहाँ किसी की श्रेष्ठता नहीं है, किसी की श्रेष्ठता नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर है। अगर मोदी जी ने कहा है अपने 10वें एपिसोड में 26 जुलाई को गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना है, तो वो सारा का सारा ज्ञान आपको एक तरफ करना है। वो हो गए बंदरों की संतान जो पढ़ते चले जा रहे हैं, वो हो गए बंदरों की संतान जो पढ़ते चले जा रहे हैं। हम सब यहाँ पर ऋषियों की संतान है। वो 7 ऋषि हैं जिनके कारण सारी सृष्टि आरंभ हुई है। आज वो गुण और कर्म के आधार पर, काम के आधार पर, वंश के आधार पर, कुल के आधार पर ये सब, कोई तोमर बना है, कोई कुशवाहा बना है, कोई शर्मा बना है, कोई चतुर्वेदी बना है, कोई द्विवेदी बना है, कोई दीक्षित बना है, कोई यादव बना है। ये गुण और कर्म कुल के आधार पर है। तो कुल मिला करके हमको गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना है। मोदी जी की मन की बात सार्थक होगी, उस दिन सार्थक होगी जिस दिन उनके आप शब्दों को समझ लेंगे। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जैसा कि मैंने जहां से बात अपनी शुरू की थी वहीं पे बात खत्म करना चाहता हूँ। मोदी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो असाधारण व्यक्ति होता है जो विपरीत परिस्थितियों को और समस्याओं को अपने अनुकूल करता है। जिन तुलसीदास जी की आज जन्मदिन है, आप तुलसीदास जी का जीवन देख लीजिए। बचपन में होते ही माता पिता मर गए। तुलसीबाई ने जिनको पालना शुरू किया वो 5 साल के थे, वो खत्म हो गए। पत्नी ने तिरस्कार किया, उसके बाद उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसा किया है, आज सारा का सारा जमाना पूछता है। मोदी जी का बचपन देख लीजिए, विषमताओं से, परिस्थितियों से भरा हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने ऐसा अपने को निर्माण किया है कि आज वो संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। मैं उस दिन मोदी जी का फैन हो गया जब वो लंदन गए। लंदन की महारानी ने उनको भोजन पर बुलाया और जानते भारतीय समुदाय से उन्होंने महारानी के सामने कहा कि अब तुम गुलाम नहीं हो,
आंखों में आंख डाल करके बात करो। ये जो स्वाभिमान का आकरण होता है, व्यक्तित्व के स्वत्व के निर्माण की बात होती है, ये मोदी जी के शब्द में निकलती है। शब्दों को जिस दिन आप समझना सीख लेंगे, अपने व्यक्तित्व को बड़ा कर लेंगे। एक बात अपनी ओर से कह करके मैं बात को समाप्त करना चाहता हूँ। युवाओं से कहना चाहता हूँ, व्यक्तित्व का निर्माण आपकी पढ़ाई लिखाई केवल नौकरी में नहीं है, आने वाला वक्त नौकरियों का नहीं है। अगर इस समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही खड़ी हो गई है, अब पुतले काम कर रहे हैं, अब हार्ट का ऑपरेशन रोबोट कर रहा है, नौकरियां नहीं मिलना। खड़ा करिए, अपने पैरों में ताकत पर खड़ा करिए, दूसरों को नौकर अपना बनाइए। लोग पढ़ लिख करके आप इतने योग बनिए, इतने क्षमतावान बनिए, इतने दक्ष बनिए कि कहीं ना कहीं आप समाज को दिशा दे सके। आने वाला समय भारत की श्रेष्ठता का है, भारत विश्व गुरु रहा है, वो भारत श्रेष्ठ तभी बन पाएगा जब यहाँ बैठी हुई सारी की सारी तरुणाई अपनी क्षमता को पहचान करके अपने को योग्य बना देगी। कुछ अन्यथा कहा हो तो धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि चंद्रयान जो है वो लैंड करने वाला है। तो इस पल के हम सब भी एक साक्षी बने। कृपया ये लगाइए वीडियो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो लाइव प्रसारण है कृपया लगाइए। Or ALS, which are series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, date. ऐतिहासिक पल है ये। जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चले कि पावर डिसेंट हो जाता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSM stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event has started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the altitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा,
इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे सभी मान्यगणों को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be
the altitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable altitude. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे-धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan-3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर हम बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the altitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this altitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं
की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer, is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस phase के बाद हम जाएंगे towards the altitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the altitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ रुचि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा की सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से जुड़ गए। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be reduced
to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग सीधे होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग फेज के एकदम करीब आ बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the surface. जो कि सेकेंड हायरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं।
The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. चंद्रमा की सतह पे लैंड होता है, ये बहुत ही गर्व की बात है। कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर बहुत ही उम्दा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition. इस ऐतिहासिक Sir, we have achieved soft landing on the moon. Yes, on the moon. I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा
India is now on the moon. आज हम नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, इन ऐतिहासिक मैं इस क्षण समय में हम ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ है। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया। हर घर में उत्सव शुरू हो गया। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ। मैं 3 चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता है, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयत्न और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते और चांद को मामा बुलाते। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। I would like to address all the people of the world, the people of every country. कभी-कभी समय की सीमाओं को भी लांघना पड़ता है। आज हमने वो सीमा को लांघा, भाई सबका आदेश हुआ, हम सबका मन है यहाँ बैठने का, लेकिन क्योंकि समय कम है, समय की अपनी सीमा है, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आदरणीय सुशील जी भाई साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय राजेश शर्मा जी को प्रधानमंत्री जी की मन की बात की जो पुस्तक 100 एपिसोड की जो पुस्तक है वो भेंट करें। इसी के साथ यहाँ उपस्थित ओरिएंटल कॉलेज के छात्र विद्यार्थी और शारदा विहार के छात्र यहाँ जो विद्यार्थी हमारे साथ हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। तालियों के साथ धन्यवाद दें। अंत में वैसे वो एक 5 मिनट और लेना चाहूंगा सर, 2 मिनट और हमारे अतिथि को कष्ट देने का कारण है। हम सभी एक संकल्प के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे
कृपया अपने स्थान से खड़े हो जाएं और जैसे हम ओथ लेते हैं ऐसे संकल्प हमको लेना है। मैं जो बोलूंगा उसके पीछे पीछे आप दोहराना है आपको। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं स्वच्छ भारत के साथ ही स्वस्थ भारत के निर्माण को सफल बनाने हेतु हर संभव प्रयास करूंगा। आप जो छात्र हैं अपनी बाईं ओर से आप लोग अपने गंतव्य पे जा सकते हैं।